नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 एनसीईआरटी भूगोल की क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम आपके लिए कक्षा 6 भूगोल एनसीईआरटी से पाठ नंबर 7 हमारा देश भारत तथा पाठ नंबर 8 भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी का सारांश लेकर आए हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको पाठ नंबर 6 का दिया था और उससे पहले हमने आपको मैराथन के बारे में जानकारी दी थी, जो हमने पहले ही करा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। और जो भी अभ्यर्थी नए हैं, कल हमने आप लोगों को कैसे सिलेबस वगैरह देखना है, कवर करना है, सब कुछ हमने बताया था। तो आपको जो जो प्लेलिस्ट बताई गई हैं, आप वहाँ से स्टार्ट कीजिए और सभी सब्जेक्ट्स का जो है आप क्लासेस डेली वहाँ से कंप्लीट कर लीजिए और धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और साथ में 1 जनवरी से आप लोगों को जो टारगेट्स है वो दिए जाएंगे और कल आप लोगों का 60 प्रश्नों का टेस्ट आएगा टेलीग्राम में। तो ध्यान रखिएगा, कल आप लोगों का इवनिंग में 60 प्रश्नों का टेस्ट आएगा, तो उसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो नई एनसीईआरटी वहाँ पर आपको यह चैप्टर पार्ट नंबर 6 पे मिलेगा और पुरानी एनसीईआरटी से हम चूँकि पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए पाठ नंबर 7 है हमारा देश भारत। यहाँ पर आपको जो पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो प्रायद्वीप स्थल का वह भाग होता है जो 3 तरफ जल से घिरा हुआ होता है। भारतीय प्रायद्वीप इस प्रायद्वीप का उदाहरण भी है। तो अभी हम फिगर के माध्यम से देखेंगे भी कि 3 तरफ से जल से घिरा है या नहीं। फिर यहाँ पर बात करें भारत के बारे में, तो भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। तो आप सभी को मालूम है कि भारत के उत्तर में जो है हिमालय से एक पूरा सीमा रेखा बनाता है। पूर्व में बात करें तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में बात करें तो हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और इसको अगर हम मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में कन्वर्ट कर लें तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मिलियन वर्ग किलोमीटर। और इस रूप में ही आयोग ने प्रश्न पूछा है आपसे, तो ध्यान रखिएगा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में भारत का क्षेत्रफल होता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर में बात करें तो लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो भारत का विस्तार है, लंबाई है कुल वो 3214 किलोमीटर है। यहाँ लगभग में दिया गया है और एग्जैक्टली 3214 किलोमीटर है, आप लोगों को मालूम भी होगा। अगर इसके अलावा बात करें तो पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका जो विस्तार है 2900 किलोमीटर लगभग दिया गया और ये कितना है तो 2933, ये भी आप लोग जानते हैं। तो ये 2 लंबाई और चौड़ाई जो भारत की है, इस हिसाब से आपको पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण ये दोनों आपको याद रखना है। उत्तर से दक्षिण बात करें तो ये 3214 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम अगर हम बात करेंगे तो ये आपका 2933 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। साथ में स्थिति की बात करें यहाँ पर तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जब भी आप मानचित्र में देखते हैं तो भारत को आप जो है जो भूमध्य रेखा है जिसको हम 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं, तो उसके उत्तर में भारत स्थित है। इसका मतलब भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा के बारे में प्रश्न भी पूछा गया है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 समान भागों में लगभग काटती है, बांटती है। तो कर्क रेखा आंसर हो जाएगा। फिर है दक्षिण से उत्तर की ओर भारत का मुख्य भूमि विस्तार। अब यहाँ पर अक्षांश के रूप में आप लोगों को विस्तार ध्यान रखना है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है भारत का जो विस्तार है। और यहाँ पर आप लोगों को तो दक्षिण से उत्तर की तरफ ध्यान रखना है। तो दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होकर 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार है दक्षिण से उत्तर की तरफ जाने पर। और साथ में पश्चिम से पूर्व की बात करें तो पश्चिम से पूर्व की जाने में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97.25, ये भी ध्यान रखना आपको। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न ये से पूछा भी गया है, टीआरई में भी प्रश्न पूछा गया है। फिर यहाँ पर बात करें तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 और कनाडा में 6 मानक समय होते हैं, टाइम जोन्स होते हैं। और यहाँ पर रूस में कितने मानक समय ये पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा कि पूरे विश्व में रूस में सबसे ज़्यादा मानक समय हैं, रूस में सबसे ज़्यादा टाइम जोन है, उनकी कुल संख्या 11 है। तो ध्यान रखिएगा रूस में 11 टाइम जोन है। इंडिया में बात करें तो इंडिया में केवल एक ही टाइम जोन है जिसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, भारत मानक रेखा या भारत मानक समय भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आपको एक फैक्ट भी ध्यान रखना है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। तो जब हम 2 प्रकार का विस्तार देखते हैं, एक देखते हैं हम अक्षांशीय विस्तार इस तरीके का समानांतर जब देखते हैं पृथ्वी को, और दूसरा होता है देशांतरीय विस्तार कुछ इस तरीके से। तो जब देशांतरीय विस्तार की बात करें तो
जो है देशांतरी विस्तार को हम भी डिग्री में ही मेंशन करते हैं। और यहाँ पर बताया गया कि 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। तो स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम से गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले हो जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो लगभग जो है पश्चिम में गुजरात और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को अगर हम बात करें, अभी हमने देखा भी था कि 68 डिग्री 7 मिनट से 97:25, और ये लगभग 30 मिनट के आसपास आता है। डिफरेंस जो है लगभग 30 मिनट के पास आसपास आता है। और 30 मिनट को जब हम यहाँ पर एक देशांतर के लिए 4 मिनट माना जाता है, तो 30 मिनट डिग्री के लिए जो है यहाँ पर 4 मिनट हो जाएगा, और ये टोटल 120 मिनट। तो 120 मिनट का हो गया 2 घंटे। तो 2 घंटे का अंतर गुजरात में और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय के समय में डिफरेंस में हो जाता है। तो कुल मिलाकर अरुणाचल प्रदेश में गुजरात के मुकाबले सूर्योदय 2 घंटे पहले हो जाता है, ये बताने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं तो 82 डिग्री 30 पूर्व को 82.5 डिग्री 30 पूर्व को देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय कहते हैं, और इसको भारत का मानक यामेतर भी कहा जाता है। इंग्लिश में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी बोला जाता है। और आपको कमेंट करके बताना है कि भारत का मानक यामेतर या भारत का जो मानक समय है भारत के किस स्थान से होकर गुजरती है। फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, भारत के पड़ोसी देश हैं। पड़ोसी देश यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हाईलाइट भी किया गया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, छोटा सा पार्ट यहाँ पर 104 किलोमीटर का, सबसे छोटी जो सीमा बनाता है वो अफगानिस्तान ही बनाता है। फिर यहाँ पर चीन, और चीन के अंडर में तिब्बत, नेपाल तो जानते ही हैं आप लोग, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। नीचे अगर बात करेंगे तो जो है यहाँ पर श्रीलंका भी पड़ोसी देशों में आता है, लेकिन ये एक द्वीपीय देश है। और यहाँ पर पाक बे के कारण जो है, या पाक संधि के कारण ये अलग भी है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा कि जो भारतीय प्रायद्वीप है, भारतीय प्रायद्वीप है यहाँ पर, जो इतना पार्ट है यहाँ पर, तो भारतीय प्रायद्वीप है। यहाँ पर इसको प्रायद्वीप क्यों बोला गया है, तो एक तरफ बंगाल की खाड़ी, दूसरी तरफ अरब सागर, और तीसरी तरफ जो है यहाँ पर हिंद महासागर। तीसरी तरफ हिंद महासागर, 3 तरफ जल से ढका हुआ है, 3 तरफ जल से कवर हुआ है, इसीलिए जो है इसको भी हम भारतीय प्रायद्वीप बोलते हैं। तो प्रायद्वीप का आपने अभी डिफिनीशन जो देखा था सबसे ऊपर यहाँ पर, ये आपको समझ में आ गया होगा कि 3 तरफ से जल से घिरे भाग को हम प्रायद्वीप क्यों कहते हैं। भारत जो है एक हिसाब से प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप भी माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पर आपको भारत का राजनीतिक मैप दिया गया, तो थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को कर्क रेखा के बारे में दिखाया गया है, बताया गया है। तो कर्क रेखा जिसको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, यह भारत को 2 भाग में बांटता है लगभग। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो कर्क रेखा आप लोगों को मालूम भी होगा कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो गुजरात हो गया, राजस्थान का बहुत छोटा सा भाग नीचे पे यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, साथ में यहाँ पर मिजोरम और त्रिपुरा, ये आपको ध्यान रखने हैं 8 राज्य। और साथ में यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना है कि गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक जितने भी 6 राज्य जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है, इनके जो राजधानियाँ हैं, कैपिटल हैं, वो कर्क रेखा के नीचे स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गांधीनगर कर्क रेखा के नीचे है, भोपाल भी कर्क रेखा के नीचे है, रायपुर भी कर्क रेखा के नीचे है, रांची भी नीचे है, कोलकाता भी नीचे है। लेकिन त्रिपुरा और मिजोरम के जो कैपिटल हैं अगरतला और आइजोल, ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। और इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा गया, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा बीपीएससी 69वें प्री में पूछा गया था एक सवाल कि कर्क रेखा और भारत मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं, तो यहाँ पर लगभग 82.5 डिग्री उत्तरी जो है अक्षांश देशांतर होता है 82.5, और ये यहाँ पर लगभग जो है उस प्रश्न का जो उत्तर था वो था बाघेल खंड। तो आप लोग ध्यान रखिएगा आगे के लिए, बाघेल खंड का जो भाग है वहाँ पर कर्क रेखा और 82.5 डिग्री जो भारत मानक समय है वो एक दूसरे को काटते हैं, जिसको हम बाघेल खंड का क्षेत्र कहते हैं। और इसके अलावा डिटेल में हमने जो भारत का मैप है, मानचित्र है, इसके बारे में आप लोगों से प्रश्न उत्तर के तरीके से हमने आप लोगों को लाइव स्टडी में यहाँ पे कराया भी था आप लोगों को, तो एक बार वहाँ से भी आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, फिर आगे है कि भारत के बारे में, तो आप लोगों को मालूम है कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में भारत को बांटा गया है। और यहाँ पर आप लोगों को देख पा रहे होंगे कि मैप के माध्यम से जो भारत का भौतिक, यहाँ पर आपका जो फिजिकल मैप है भारत का, यहाँ पर आप लोगों को
ये आप श्रृंखला देख पा रहे हैं और इस श्रृंखला को क्या कहते हैं, तो सभी लोग जानते होंगे, काराकोरम बोलते हैं, काराकोरम बोलते हैं। और यहाँ पर जो आप लोग देख पा रहे हैं इसको आप लोग मालूम होगा क्या कहते हैं, तो कैलाश, कैलाश श्रेणी बोलते हैं। तो हमने आप लोगों को बताया भी था, पढ़ाया भी था पहले कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला ये जो है ट्रांस हिमालय का पार्ट है। साथ में यहाँ पर लद्दाख देख पा रहे हैं, तो लद्दाख भी जो है ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। साथ में झांसकर, तो काराकोरम, लद्दाख और झांसकर ये तीनों ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं। और आप लोगों से परीक्षा में प्रश्न भी TRE 3 में री एग्ज़ाम में पूछा गया था कि काराकोरम, लद्दाख, झांसकर और पीर पंजाल को साउथ से नॉर्थ में इस तरीके से कुछ लगाना था, दक्षिण से उत्तर की तरफ लगाना था। आसान प्रश्न था और उससे पहले BPSC ने वही प्रश्न उत्तर से दक्षिण में पूछा था, लेकिन उस प्रश्न में खास बात क्या थी कि दक्षिण से उत्तर में पूछा था। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा कि सबसे उत्तर में काराकोरम है, फिर उसके बाद लद्दाख आता है, फिर उसके बाद झांसकर आता है, फिर उसके बाद पीर पंजाल आता है। जब हम उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे, लेकिन जब दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो पहले पीर पंजाल पड़ेगा, फिर झांसकर पड़ेगा, फिर आपका लद्दाख पड़ेगा, फिर आपका काराकोरम पड़ेगा। एक तरीके से आप लोग याद रख लीजिए उत्तर से दक्षिण, KLZP करके आप लोग याद रख लीजिए उत्तर से दक्षिण। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप लोग नदी तंत्र देख पा रहे हैं। सिंधु नदी है, सिंधु नदी के बारे में बताया गया है। और सिंधु नदी और जो भारत का जो संपूर्ण नदी तंत्र है, संपूर्ण नदी तंत्र है, ये आप लोगों के लिए आएगा, 2 पार्ट में आएगा, जिसमें आप लोगों को पूरे संपूर्ण नदी तंत्र के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी। बाकी यहाँ पर हम जितना भी हो सकता है वो यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस कर लेते हैं। सिंधु नदी के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है कि सिंधु नदी जो है पंचनद से मिलकर बनती है। पंचनद मतलब 5 नदियों के संगम से। तो पंचनद कौन कौन से होते हैं, तो झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलुज। 5 नदियाँ होती हैं सतलुज, और सतलुज में ब्यास नदी आकर मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी और सतलुज नदी और साथ में ब्यास नदी, ये पंचनद होते हैं। और पंचनद अंततः जो है सिंधु नदी में मिलते हैं और अंत में सबसे सतलुज मिलती है। और सतलुज कहाँ पर मिलती है, तो ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं मिथानकोट। पाकिस्तान में एक जगह है मिथानकोट, जहाँ पर सतलुज नदी सिंधु नदी में मिल जाती है। और सिंधु नदी के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है कि सिंधु नदी जो है अरब सागर में गिरने वाली नदी, हिमालय नदी है जो अरब सागर में गिरती है। फिर इसके अलावा आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि सिंधु नदी का जो उत्पत्ति स्थल है, सिंधु नदी का जो उत्पत्ति स्थल है वो मानसरोवर है। मानसरोवर तिब्बत आप लोग जानते ही हैं, तो मानसरोवर में माना गया है, वहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। साथ में तिब्बत में इसको सिंघी खाम्बन कहते हैं। सिंधु नदी को तिब्बत में जहाँ से निकलती है सिंघी खम्बन कहते हैं। सिंघी खम्बन का मतलब होता है शेर जैसा मुख। तो सिंघी खम्बन किसको कहते हैं, सिंधु नदी को कहते हैं। बाकी डिटेल में हम आप लोगों से, जो आप लोगों का वीडियो आएगा भारतीय नदी तंत्र, इंडियन रिवर सिस्टम, वहाँ से हम आप लोगों से डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद बात करें तो एक फैक्ट आपको सिंधु नदी के बारे में और भी ध्यान रखना है कि सिंधु नदी डेल्टा बनाती है। तो ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी डेल्टा का निर्माण करती है, क्योंकि हिमालय की नदी है इस वजह से डेल्टा का निर्माण करती है, लेकिन पश्चिम में बहती है, ये इसका एक अलग फीचर है। साथ में आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि सिंधु नदी के किनारे जो है लेह, जो कि लद्दाख की राजधानी है, तो लेह शहर जो है कहाँ पर स्थित है, तो लेह जो है ध्यान रखिएगा सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं। फिर आप लोगों का यहाँ पर गंगा नदी के बारे में दिया गया है, तो गंगा नदी के बारे में भी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा जान लीजिए कि गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और यहाँ पर यमुना नदी जो है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और गंगा नदी का सहायक नदी के साथ में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक नदी यहाँ पर आपको नीचे की तरफ निकलते हुए दिख रही है, ये कौन सी नदी है, तो इसको बोलते हैं हुगली नदी। हुगली नदी वितरिका नदी मानी जाती है। वितरिका का मतलब होता है वितरण, वितरण मतलब होता है बटना। तो गंगा नदी से जो नदी अलग हो जाती है, बट जाती है, उसी को हम हुगली नदी कहते हैं, जिसका जो सही नाम है वितरिका है। तो एक होता है सहायक नदी, जैसे यमुना गंगा की सहायक नदी है, और हुगली जो है गंगा नदी की वितरिका नदी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक नदी आपने दामोदर का नाम सुना होगा, तो दामोदर जो है वो जाके हुगली नदी में मिलती भी है। और हुगली नदी के किनारे आप लोग जानते होंगे कोलकाता शहर स्थित है। तो हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर स्थित है, और यहाँ पर जो ये लाइन दिखाया गया है ये हुगली नदी के लिए दिखाया गया है। और इसके अलावा बात करें तो बहुत सारी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो गंगा नदी की सहायक नदी हैं, जैसे कि रामगंगा नदी है। और रामगंगा नदी के बारे में आप लोग जानते हैं कि रामगंगा नदी जो है भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था, नेशनल पार्क था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उधर से वहाँ से रामगंगा नदी होकर गुजरती है। इसके अलावा बहुत सारी महत्वपूर्ण नदियाँ जैसे घाघरा है, काली नदी है,
और साथ में कोसी नदी है जिसको बिहार का शोक कहते हैं, साथ में महानंदा नदी है, गंडक नदी है, बूढ़ी गंडक नदी है। तो ये सब महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं गंगा नदी की, जिनके बारे में हम लोग डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। एक अलग क्लास आप लोगों का मैराथन टाइप का आएगा जिसमें पूरे नदी तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आपका यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताया गया है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में ध्यान रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उत्पत्ति होता है ये भी मानसरोवर के पास में होता है। मानसरोवर के पास में चेमायुंग डुंग ग्लेशियर है, चेमायुंग डुंग ग्लेशियर है, जहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को हम क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा सांगपो नदी कहते हैं, सांगपो कहते हैं, टी साइलेंट है यहाँ पर, तो सांगपो नदी कहते हैं। और जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इसको हम दिहांग नदी बोलते हैं। अरुणाचल में जब ब्रह्मपुत्र जो है प्रवेश करती है तो उसको दिहांग बोलते हैं। और ब्रह्मपुत्र कहाँ पर कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा असम घाटी में, असम वैली या असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। और फिर ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में यहाँ पर पहुँचती है तो बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है, जमुना नाम से। तो ध्यान रखिएगा जमुना नाम से जाना जाता है। इसके अलावा गंगा नदी जब बांग्लादेश में पहुँचती है तो गंगा नदी को पद्मा बोलते हैं। और अल्टीमेटली क्या होता है कि पद्मा, गंगा नदी जो कि पद्मा के रूप में बांग्लादेश में इंटर कर रही है, और जमुना जो कि ब्रह्मपुत्र नदी ही है, और पद्मा और जमुना आपस में मिल जाते हैं। पद्मा और जमुना आपस में मिलने के बाद जो नदी बनती है उसको हम मेघना नदी बोलते हैं, मेघना नदी बोलते हैं। और अंत में मेघना नदी यहाँ पर डेल्टा बनाती है जिसको गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहते हैं या सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, जो कि संसार का, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है। ये इसकी खास बात है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर आप लोग चंबल नदी के बारे में देख रहे हैं। तो चंबल नदी जो है अपने बीहड़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। चंबल नदी बीहड़ बनाती है। और साथ में चंबल नदी यहाँ पर जो है यमुना नदी की सहायक नदी भी है, तो ध्यान रखिएगा। और जो आप बच्चों का जो फेमस शहर है कोटा शहर राजस्थान में, जहाँ पे बच्चे तैयारी करने के लिए जाते हैं, तो कोटा शहर वो चंबल नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर नर्मदा नदी है। तो नर्मदा और तापी दो नदियाँ हैं, बहुत ही खास नदियाँ हैं नर्मदा और तापी। और नर्मदा की जो खास बात है कि नर्मदा की खास बात क्या है कि बिंद और सतपुरा के बीच में बहती है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है नर्मदा नदी के लिए। यहाँ पर आप डायरेक्शन देख सकते हैं। नर्मदा नदी जो है बिंद श्रेणी और सतपुरा श्रेणी के बीच में बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है, ये भी ध्यान रखना है, भ्रंश घाटी में बहती है। तापी भी भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। और ये दोनों नदियाँ जो है अरब सागर में जाकर गिरती हैं, खंबात की खाड़ी में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग को महानदी के बारे में दिया गया है। गोदावरी के बारे में आप लोगों को फैक्ट जो ध्यान रखना, बाकी हम डिटेल में बता रहे हैं आपसे, आगे हम चर्चा कर लेंगे। गोदावरी का जो स्थान है नासिक में त्रिम्बकेश्वर से निकलती है गोदावरी नदी। और इसके अलावा कृष्णा नदी है। तो कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है। और ये सभी जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरते हैं। फिर आपका जो है सबसे नीचे यहाँ पर कावेरी नदी दिया गया है। कावेरी नदी की बात करें तो ब्रह्मगिरी हिल से ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में दिया गया। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में हमने आपसे पहले भी चर्चा किया है। बाकी जब डिटेल में आप लोगों का एक वीडियो आएगा तो ये सब चीज़ों को हम कवर कर लेंगे, क्योंकि अभी एनसीईआरटी की जो सारांश चल रहा है तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने का मतलब नहीं है। सिंपल में भी आप लोग इतना समझ लीजिए पश्चिमी घाट। और साथ में पश्चिमी घाट के बारे में हमने आपको बताया भी था कि पश्चिमी घाट जो है ये आपका 6 राज्यों में इसका विस्तार है। गुजरात से स्टार्ट होता है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा, लेकिन गुजरात में भी इसका पार्ट है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, 6 राज्यों में इसका विस्तार है। साथ में पश्चिमी घाट की जो सबसे बड़ी चोटी है, आप लोगों को मालूम ही है कि अनाईमुदी जो है सबसे बड़ी चोटी है। और नीलगिरी, यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ भी हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ क्यों फेमस है, यहाँ पर आकर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट यहाँ पर आपस में आकर मिल जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जलोढ़ निक्षेप किसे बोलते हैं, जलोढ़ निक्षेप, एलुवियल डिपॉजिट इंग्लिश में बोलते हैं। तो एलुवियल डिपॉजिट या जलोढ़ निक्षेप कौन होता है, तो ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। सहायक नदी क्या होती है, तो एक नदी या सरिता होती है जो मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है और अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित कर देती है। जैसे कि हमने देखा था कि यमुना गंगा की सहायक नदी है, और उसी प्रकार चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है। फिर भौतिक विभाजन को अगर हम देखें तो सबसे उत्तर में जब हिमालय की बात करें तो सबसे उत्तर में जो हिमालय है उसको हम बृहद हिमालय बोलते हैं या हिमाद्री कहते हैं। और ट्रांस हिमालय को यहाँ पर अलग कर दिया गया है, ट्रांस हिमालय को यहाँ पर नहीं बताया गया। तो ध्यान रखिएगा ट्रांस हिमालय अलग है हिमालय से। ट्रांस हिमालय में कौन कौन से आते हैं, तो काराकोरम, लद्दाख और झांसकर 3 आते हैं। काराकोरम, लद्दाख और झांसकर ट्रांस हिमालय में। साथ में कैलाश
पर्वत श्रृंखला भी ट्रांस हिमालय का पार्ट है और ये हिमालय की उत्पत्ति से बहुत पहले बन गए थे। इसके अलावा जो मुख्य हिमालय का 3 भाग है, सबसे उत्तरी जो भाग है उसको हम बोलते हैं बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इस श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर स्थित है और माउंट एवरेस्ट भी बृहत हिमालय का पार्ट है। साथ में मध्य हिमालय या हिमाचल, तो मध्य हिमालय जो है उसको हिमाचल बोलते हैं, तो ये हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। इसके अलावा शिवालिक की बात करें तो शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। तो सिंपल सा है कि सबसे पहले हिमाद्री आएगा, बृहद हिमालय आएगा, उसके नीचे मध्य हिमालय हिमाचल आएगा और उसके नीचे शिवालिक आएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा हमने आप लोगों को नोट्स के माध्यम से जो नदियों के हिसाब से जो विभाजन होता है उसको भी समझाया था, तो उसको हम उसी PDF के माध्यम से एक अलग वीडियो में जो एक्स्ट्रा क्लासेस है उसमें आपको हम कवर करा देंगे। फिर यहाँ पर बात करें, हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। मैदान समतल और सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलेढ़ निक्षेपों से बने हैं। तो ये आपको एक फैक्ट यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो भारत का उत्तरी मैदान है, भारत के जो विशाल मैदान है, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, ये 3 नदी तंत्र के द्वारा बनाए गए निक्षेपों से बनाए गए हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। बहुत लोग गंगा ब्रह्मपुत्र को छोड़ देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तीनों नदियों के तंत्र द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से निर्माण हुआ है भारत के उत्तरी मैदान का या ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया का या भारत के विशाल मैदान का, जो कि कृषि के लिए बहुत उपजाऊ हैं। और इन मैदानों में जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो भारत की जनसंख्या है और यहाँ पर इस क्षेत्र में स्थित भी है। फिर है भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है, शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है, वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। फिर उसके बाद उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है और इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, आपने भी देखा इस प्रकार से, तो त्रिभुजाकार है। उत्तर पश्चिम में बात करें तो अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में हमने पहले भी चर्चा किया कि विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है, सबसे प्राचीनतम श्रृंखला है। विंध्य और सतपुड़ा की बात करें तो विंध्य और सतपुड़ा हमने जो है पिछले वीडियो में आप लोगों को ब्लॉक माउंटेन्स बताए थे, तो ध्यान रखिएगा विंध्य और सतपुड़ा भी जो है ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है, ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। तो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, भ्रंशोद पर्वत का उदाहरण है विंध्य और सतपुड़ा। और विंध्य और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा नदी बहती है, ये भी आपको हमने बताया है। और यहाँ पर बताया भी गया है कि नर्मदा और तापी पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ होती हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री है, तो पश्चिमी घाट में सह्याद्री ध्यान रखिएगा, जो महाराष्ट्र वाला पार्ट है, जो गुजरात के नीचे और महाराष्ट्र वाला जो पार्ट है पश्चिमी घाट का, उसको हम सह्याद्री कहते हैं। पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इन पठारों में खनिज जैसे कोयला, लौह अयस्क की प्रचुरता भी पाई जाती है। फिर यहाँ पर है पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं, पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। ये पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं, महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये आप लोगों को वैसे भी मालूम है कि महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। एक बार फिगर के माध्यम से यहाँ पर देख लीजिए, जो पश्चिम तटीय मैदान है, यहाँ पर पश्चिम तटीय मैदान है और ये पूर्वी तटीय मैदान है। तो पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़ा है। कारण क्या है, तो नदियों के द्वारा जो डेल्टा वगैरह बनाया गया उसकी वजह से चौड़ा है। और एक बार यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रेणी है और अरावली पर्वत श्रेणी सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत है। विंध्य और सतपुड़ा हमने बताया आपको कि ब्लॉक पर्वत का, भ्रंशोद पर्वत का उदाहरण है और इसके बीच में से नर्मदा नदी बहती है। और तापी नदी के बारे में ध्यान रखिएगा, सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है, विंध्य और सतपुड़ा के बीच में नहीं बहती है। तो विंध्य और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा नदी हो जाएगा। सतपुड़ा के दक्षिण में कौन बहती है, तो तापी नदी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक फैक्ट और भी दिया गया है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिन्हें सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है, जैसा हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। और इस डेल्टा का जो आकृति है त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार के अलावा इसका दूसरा नाम चापाकार है। चापाकार का मतलब होता है जो हम चाप बनाते हैं इस प्रकार से, तो चापाकार डेल्टा है और इसी को त्रिभुजाकार भी यहाँ पर बोला गया। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डेल्टा स्थल का वह भाग होता है जो नदी के मुहाने पर बनता है और नदियाँ समुद्र में जहाँ पर प्रवेश करती है उसी जगह को हम नदी का मुहाना करते हैं। मुहाने से पहले डेल्टा का निर्माण हो चुका होता है।
फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर प्रवाल द्वीप के बारे में बताया गया है। तो प्रवाल क्या होते हैं? छोटे समुद्री जंतु के कंकाल होते हैं जिन्हें पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मर जाते हैं तो उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि में इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे जाते हैं। इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। तो प्रवाल द्वीप का निर्माण यहाँ पर प्रवाल द्वीप से रिलेटेड आपको फैक्ट क्या ध्यान रखना है कि प्रवाल द्वीप का उदाहरण भारत में क्या है? तो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप समूह जो है ये प्रवाल द्वीप से ही बना है। तो प्रवाल द्वीप द्वारा जो उत्पत्ति जो है यहाँ पर द्वीप है उसका नाम है प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप का उदाहरण क्या है? लक्षद्वीप है भारत में। इसके अलावा आप लोगों को एक फैक्ट और भी ध्यान रखना है यहाँ पर कि भारत में प्रवाल द्वीप जो है पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार में भी जो है प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं, प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं, लेकिन जो अंडमान निकोबार की जो उत्पत्ति हुई है वो प्रवाल द्वीपों से नहीं हुई है, ये फ़र्क है। लक्षद्वीप समूह किससे बना है? प्रवाल द्वीप से ही बना है, प्रवाल द्वीप से ही बना है। तो ये प्रवाल द्वीप है, लेकिन अंडमान निकोबार प्रवाल द्वीप नहीं बोला जाता है। लेकिन प्रवाल द्वीप जो प्रवाल्स होते हैं, कोरल रीफ्स होते हैं, वो यहाँ पर पाए जाते हैं। प्रवाल भित्तियाँ जो अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं, ये कहने का मतलब है। बाकी प्रवाल द्वीप का उदाहरण कौन सा? तो लक्षद्वीप समूह है, और अंडमान निकोबार में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं, ये फ़र्क है। और यहाँ पर भारत के पास 2 द्वीप समूह भी हैं जिसका नाम है लक्षद्वीप द्वीप समूह जो अरब सागर में स्थित है, केरल के तट से कुछ दूर स्थित है। प्रवाल द्वीप है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और यहाँ पर बताया गया है कि जब 2004 में सुनामी आया था तो जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु था जिसको हम पिगमेलियन पॉइंट बोलते हैं, पिगमेलियन पॉइंट बोलते हैं, जिसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं, पिगमेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट कहते हैं, जो कि 6 डिग्री 4 नॉर्थ पर स्थित है। सबसे जो दक्षिणी बिंदु है भारत का वो जो है पानी में डूब गया था, लेकिन फिर भी सर जो सबसे दक्षिणी बिंदु भारत का माना जाता है पिगमेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट माना जाता है। फिर यहाँ पर कुछ प्रश्न है कि हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? तो सबसे उत्तरी भाग को हिमाद्री कहते हैं, फिर जो है मध्य हिमालय आता है, फिर शिवालिक आता है। सह्याद्री को हम पश्चिमी घाट का ही भाग है, जो उत्तरी पश्चिमी घाट है उसी को हम सह्याद्री बोलते हैं महाराष्ट्र में। पाक जल संधि किसके बीच में स्थित है? तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है, ये ध्यान रखना आप लोगों को। भारत और मालदीव को कौन अलग करता है? तो भारत और मालदीव को ध्यान रखिएगा 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल भारत और मालदीव को अलग करता है। साथ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को ध्यान रखिएगा कि जो 10 डिग्री चैनल होता है वो अंडमान और निकोबार को अलग करता है, अंडमान और निकोबार को अलग करता है। फिर अगला प्रश्न है अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन सा है? तो लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अंडमान निकोबार कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आप सभी को मालूम है पूरे विश्व की जो प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला या पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं कि भारत का क्षेत्रफल लगभग, तो आप लोगों को मालूम है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। महान हिमालय को हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं या बृहद हिमालय के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। खंबात की खाड़ी के, चाहे खंबात की खाड़ी है चाहे अरब सागर है, दोनों एक ही बात है। फिर है भारत के लगभग मध्य भाग से गुजरने वाली अक्षांश रेखा, तो इसको हम किसको बोलते हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। फिर आपका अगला चैप्टर है भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी। अब यहाँ पर आते हैं तो मौसम के बारे में फैक्ट दिया गया है कि वायुमंडल में जो दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मौसम बोलते हैं। और मौसमी संबंधी घटनाएं कहाँ पर होती हैं? बहुत बार आपसे आयोग ने प्रश्न पूछा है, तो क्षोभ मंडल याद रखिएगा, TRE 3 में ही पूछा गया है क्षोभ मंडल मौसमी संबंधी घटनाएं। और ये प्रश्न आपका 6 से 8 साइंस वाला जो पोर्शन था वहाँ पर पूछा गया था। तो मौसमी संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। और इससे पिछले वाले जो हमने मैराथन कराया था वहाँ पर परिमंडल के बारे में सबको डिस्कस किया गया, जहाँ आपको सारे मंडल के बारे में जानकारी मिल जाएगी। फिर यहाँ पर भारत में मौसम के बारे में थोड़ा जानकारी दी गई है, सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये वाला पॉइंट, जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है जिसको हम वर्षा ऋतु बोलते हैं। फिर अक्टूबर से नवंबर में मानसून के लौटने का समय होता है, मौसम होता है जिसको हम शरद ऋतु कहते हैं। तो ये आपको दोनों याद रखने हैं भारत के लिए। तो जून से सितंबर के बीच में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय होगा, अक्टूबर से नवंबर के बीच में मानसून के लौटने का समय होगा। फिर शीत ऋतु की बात करें तो शीत ऋतु में क्या होता है? तो ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पहुंचती हैं, जिसके कारण उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है, तो शीत ऋतु का समय होता है। ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो
सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं। गर्मी के मौसम में तापमान ज़्यादा हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है जिसे लू कहा जाता है। तो लू क्या होती है? दिन के समय गर्म और शुष्क पवन बहती है उत्तर भारत में गर्मियों के मौसम में, जिसको हम लू कहते हैं। और इनका जो डायरेक्शन होता है तो हॉरिजेंटल होता है, ध्यान रखिएगा। हॉरिजेंटल का मतलब इस तरीके से बहती हैं। तो ये काफ़ी घातक भी होती हैं, काफ़ी लोगों की जान भी जाती है जब गर्मी का मौसम आता है। न्यूज़ वगैरह में आप लोगों ने सुना भी होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मानसून। तो दक्षिण पश्चिम मानसून को हम वर्षा का मौसम कहते हैं। और इसको हम जो है मानसून के आने का तथा आगे बढ़ने का मौसम होता है, जो वर्षा का मौसम होता है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। ये आपको ध्यान रखना है कि बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर पवन बहती है और अपने साथ में नमी भी लाती है। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती तब वर्षा होती है। और सबसे यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं, यहाँ पर स्थल हो गया, ये समुद्र हो गया, और कुछ इस प्रकार से डायरेक्शन होता है दक्षिण पश्चिम मानसून का। तो समुद्र से स्थल की तरफ पवनें बहती हैं और समुद्र से नमी लेकर आती है, मॉइस्चर को लेकर आती हैं। और जब ये पहाड़ों से टकराती हैं, यहाँ पर पश्चिमी घाट आप लोगों को मालूम है, पश्चिमी घाट से टकराती हैं तो भारी बारिश होती है मानसून के वजह से भारत में। फिर है मानसून के लौटने का समय या शरद ऋतु। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून बोलते हैं जब मानसून आता है, लेकिन जब मानसून वापस लौटता है तो इसको हम लौटता हुआ मानसून बोलते हैं। 3 नाम याद रखिएगा, लौटता हुआ मानसून बोलते हैं। इसके अलावा लौटता हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून भी बोलते हैं। जो प्रश्न आपसे इस बार आयोग ने पूछा था, काफ़ी सारे बच्चे इसमें फंस गए थे, गलत कर गए थे। इसके अलावा जो इसका डायरेक्शन के हिसाब से जो नाम है वो उत्तर पूर्वी मानसून नाम है। तो उत्तर पूर्वी मानसून, 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं। लौटता हुआ मानसून, जो मानसून लौटता है। दूसरा नाम हो गया लौटता हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून, और तीसरा हो गया उत्तर पूर्वी मानसून। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है और मानसून के लौटने का समय होता है। भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि जो ठंडी में बारिश होती है अक्टूबर नवंबर में, जब मानसून के लौटने का समय होता है, तो उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा भारत के दक्षिणी भागों में कोरोमंडल तट पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश होती है। फिर यहाँ पर जलवायु का डिफिनीशन दिया गया है कि किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी जाने वाली मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर आप लोग और ध्यान रखिएगा पश्चिमी विक्षोभ के बारे में। अभी इस समय उत्तर भारत में ठंडक बढ़ गई है 2 दिन से। हम जहाँ से क्लासेस आपकी ले रहे हैं लखनऊ से, यहाँ पर बारिश भी हुई है। और इसका कारण क्या है कि अचानक से मौसम ठंडा हो गया है, बारिश स्टार्ट हो गई। तो इसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ। और पश्चिमी विक्षोभ से क्या होता है, तो सबसे पहला चीज़ ध्यान रखिए कि इनकी जो उत्पत्ति होती है वो भूमध्य सागर से होती है। यूरोप के पास में जो भूमध्य सागर है, तो भूमध्य सागर से इनकी उत्पत्ति होती है। और ठंडी में इस समय एक्टिव होते हैं, दिसंबर लास्ट में एक्टिव होते हैं। और जनवरी तक इनका जो है एक अच्छा खासा असर होता है। और इनके वजह से उत्तर भारत में जो है ठंड होती है, बारिश भी होती है। और साथ में पश्चिमी विक्षोभ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उत्तर भारत में जो बारिश होती है ठंडियों में, सर्दियों में, किसके वजह से होती है? पश्चिमी विक्षोभ की वजह से, जिनकी उत्पत्ति होती है भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी पर। और इसके वजह से जो गेहूं की फसल होती है, गेहूं की फसल जो कि रबी की फसल मानी गई है, तो रबी की फसल, गेहूं की फसल को जल भी मिलता है वर्षा से, जो पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा कराया जाता है। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर आप लोगों को जो है जानकारी दी गई है कि भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। तो भारत की जलवायु है जो मोटे तौर पर ओवरऑल जो है इन जनरल सामान्य रूप से मानसूनी जलवायु बोला जाता है। भारत की स्थिति जो है उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसून से प्राप्त होती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि भारत में जो अधिकतर वर्षा होती है वो मानसूनी पवन से होती है। कारण क्या है? उष्णकटिबंध में होने के कारण। फिर यहाँ पर बात करें तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है, जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। तो ये आपको मालूम भी है। फिर यहाँ पर बात करें तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अब यहाँ पर वन के कुछ प्रकार बहुत महत्वपूर्ण आपको दिए गए हैं, वो समझ लीजिए एक बार। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कटीली झाड़ियाँ, पर्वतीय वनस्पतियों, मैंग्रोव वन। थोड़ा देख लेते हैं इनको भी। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कौन होते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का सबसे बड़ा उदाहरण है सेल्वास, जिसको आप लोग अमेजन वर्षा वन के नाम से भी जानते हैं। अमेजन वर्षा वन के नाम से भी जानते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा? सेल्वास, अमेजन वर्षा वन। और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है
और ये वन बहुत ही घने होते हैं और इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश ज़मीन तक पहुंच नहीं पाता है। भारत में अगर हम बात करें तो अंडमान जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उत्तर पूर्वी राज्य के कुछ भागों में तथा पश्चिमी घाट की सक्रिय पट्टी में ये पाए जाते हैं वृक्ष। तो ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या वर्षा वन कहाँ पे पाए जाते हैं भारत में? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, उत्तर पूर्वी राज्य के कुछ भागों में और पश्चिमी घाट की सक्रिय पट्टी में, केरल से लेकर कर्नाटक वाला जो भाग है मुख्यतः वहाँ पर पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में भी कुछ हद तक पाए जाते हैं। फिर यहाँ पर महोगनी की बात करें तो महोगनी, एबोनी और रोजवुड 3 प्रकार की जो वृक्षों की प्रजातियाँ, ध्यान रखिएगा, सदाबहार वन के उदाहरण हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहार वन के जो वृक्ष हैं 3 महत्वपूर्ण, महोगनी, एबोनी, रोजवुड, ये याद रखिएगा। फिर उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है। तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जो होते हैं इनको हम मानसून वन कहते हैं। तो किस प्रकार के वन को मानसून वन कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये हमने आपसे प्रश्न पूछा भी था पहले टेस्ट में। तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन को हम मानसून वन कहते हैं। ये कम घने होते हैं, वर्ष में एक निश्चित समय पर अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं, साल, सागौन, पीपल, नीम और शीशम। सबसे ज़्यादा जो इस प्रकार के जो वन पाए जाते हैं जिसमें साल जो होता है, सागौन, नीम, शीशम, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र के कुछ भागों में ये वन पाए जाते हैं। और टीक की बात करें तो टीक सबसे ज़्यादा, आप लोगों से एक प्रश्न भी पूछा गया था तो आंसर वही था, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टीक के जो वृक्ष होते हैं वो पाए जाते हैं। एक बार चेक कर लीजिएगा, टीक को ही शायद जो है साल कहते हैं, टीक को ही। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कटीली झाड़ियों के बारे में दिया गया है, तो ये कुछ खास नहीं है आपके लिए। कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर, ये सब आप लोग जानते ही हैं। फिर यहाँ पर पर्वतीय वनस्पति आप लोगों के लिए एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इस बार आपसे प्रश्न भी पूछा गया था यहाँ से। समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का जो आकार होता है वो शंकुआकार होता है। शंकु मतलब कोन के शेप में होता है, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। और ये शंकुधारी वृक्ष कहते हैं जिनको कोनीफेरस फॉरेस्ट बोलते हैं। और भारत में कोनीफेरस फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में अच्छे खासे पाए जाते हैं। और इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष कौन से होते हैं? तो चीड़, पाइन और देवदार। तो चीड़, पाइन और देवदार ध्यान रखिएगा। तो आपसे प्रश्न पूछा भी गया था, प्रश्न पूछा गया था पीआरटी में, टीआरई 3 एग्जाम में, कि जो है सबसे ज़्यादा वृक्षों जो है पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जो बर्ड्स का जो पक्षी होते हैं उनका सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं? तो आंसर माना था आयोग ने चीड़। तो चीड़ जिसको हम पाइन जो है चीड़, पाइन और देवदार। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर, तो जो चीड़ के जंगल होते हैं तो ये आपके जो है यहाँ पर पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा बर्ड्स या पक्षी। और किस क्षेत्र में? तो मानसून जो है पर्वतीय क्षेत्रों में। तो पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा चीड़, पाइन और देवदार ये वृक्ष पाए जाते हैं। फिर है मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव वन खारे पानी में पाए जाते हैं और मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल के सुंदरवन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इसके अलावा भारत के अन्य भागों में भी पाए जाते हैं जिनके बारे में हम आपको एक शॉर्ट्स के माध्यम से बता देंगे, पूरा जगह का नाम वगैरह बता देंगे डिटेल में। अगर आयोग पूछता है तो आपका दिक्कत नहीं होगा। और पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन वृक्ष हैं, सुंदरवन का जो क्षेत्र है, उनका सुंदरवन नाम पड़ने का कारण क्या था? कि सुंदरी नाम के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति सुंदरी वृक्षों की है और इसी प्रजाति के नाम पर यहाँ पर सुंदरवन पड़ा है। फिर यहाँ पर जो है बहुत बेसिक फैक्ट्स दिए हैं, आपके काम के हैं नहीं। बाकी आपको अगर ध्यान रखना तो राष्ट्रीय जलीय पशु ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय जलीय पशु, नेशनल एक्वेटिक एनिमल, वो क्या है भारत का? तो राष्ट्रीय जलीय पशु नेशनल एक्वेटिक एनिमल गंजेटिक डॉल्फिन है, गंगा की डॉल्फिन। तो जो गंगा की डॉल्फिन है वो ध्यान रखिएगा, गंगा की डॉल्फिन, जिससे रिलेटेड इस बार प्रश्न भी पूछा गया था बीपीएससी प्री में भी। तो गंगा की डॉल्फिन जो है राष्ट्रीय जलीय पशु है भारत का, 2009 में घोषित किया गया था। साथ में डॉल्फिन का जो एक सबसे बड़ा जो एक अभयारण्य है, ऑब्जर्वेटरी है भारत में, वो भागलपुर में स्थित है। और एक सेंटर पटना में बनाया गया था जो करंट अफेयर में था। तो भागलपुर में ध्यान रखिएगा जो डॉल्फिन सेंचुरी है कहाँ पर है? तो विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी है भागलपुर में। फिर यहाँ पर बाघ परियोजना के बारे में आप जानते हैं, 1973 में आया था। और सबसे पहले बाघ परियोजना कहाँ लाई गई थी? तो सबसे पहले बाघ परियोजना 1973 में लाई गई थी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। फिर दूसरा हस्ती परियोजना, तो हस्ती परियोजना हाथी परियोजना को यहाँ पर बोला गया। तो हाथी परियोजना प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया था।
आगे बढ़ते हैं, सिमलीपाल रिजर्व। तो सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है। सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये राजस्थान में स्थित है। बाकी एक डिटेल में वीडियो आएगा आप लोगों का, नेशनल पार्क्स वगैरह उसमें आप लोगों को कवर करा दिया जाएगा। ऑलरेडी हमने आपसे डिस्कस भी किया पहले। अब यहाँ पे कुछ माइग्रेटरी स्पीसीज के बारे में दिया गया, थोड़ा सा देख लीजिए। और इसमें जो सबसे ज़रूरी है वो साइबेरियन क्रेन है। तो साइबेरियन क्रेन याद रखिएगा, साइबेरिया से आते हैं। रूस का जो साइबेरिया वाला क्षेत्र दिसंबर के महीने में आते हैं, मार्च तक रहते हैं। और ये कहाँ कहाँ पर आते हैं तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये जो है भारत में, राजस्थान में भरतपुर बर्ड सेंचुरी है, भरतपुर पक्षी विहार है, पक्षी अभयारण्य है। तो भरतपुर पक्षी अभयारण्य में ये आते हैं, पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा मात्रा में। इसके अलावा बिहार में भी पाए जाते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि बिहार में साइबेरियन क्रेन किस जगह पर आते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्न है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है तो मौसिनराम। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाएंगे तो खारे जल में पाए जाएंगे। महोगनी और रोजवुड वृक्ष किसके हैं तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के। फिर जंगली बकरू हिम तेंदुआ कहाँ पाए जाएंगे तो हिम तेंदुआ जब भी आ जाएगा तो आंसर हो जाएगा हिमालयन क्षेत्र। तो आज का जो टॉपिक है ये लगभग खत्म है। आखिरी प्रश्न है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जब आता है तो कुछ इस प्रकार से समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। और यही केस जब उत्तर पूर्वी मानसून आता है या मानसून जब लौटता है, तो लौटता हुआ मानसून जब आता है तो समुद्र से स्थल की तरफ, समुद्र से स्थल की तरफ उल्टा हो जाता है डायरेक्शन। तो आज का जो चैप्टर है खत्म होता है। और इस प्रकार जो आप लोगों का क्लास 6 एनसीईआरटी भूगोल है वो आपका समाप्त हो चुका है, कंप्लीट। अब एक भी चैप्टर इसमें बचा नहीं है, सारे पूरे हो चुके हैं। एक मानचित्र वाला चैप्टर था जो आपके काम का बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोगों से हम मिलेंगे और 7th क्लास का एनसीईआरटी एक बार हम चेक कर लेंगे। अगर उसमें कुछ बचे होंगे चैप्टर तो वो करा देंगे, नहीं तो फिर जो है आगे का 9th क्लास का शायद एक चैप्टर बचा था उसको देख लेंगे। और इस प्रकार अंत में हम आप लोगों को क्लास 11th का जो भूगोल है उसके भी चैप्टर्स करा देंगे इस बार के लिए, जिससे आप लोग को दिक्कत ना हो। अगर प्रश्न पूछे आयोग तो वहाँ से आपको हो जाए। और साथ में आप लोगों का जो पहला टेस्ट है वो कल आएगा इवनिंग में, तो आप लोग तैयार रहिएगा, रेडी रहिएगा। 60 प्रश्नों का एक सेट रहेगा जिसको आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। ओएमआर सीट एक ले लीजिएगा, 15-20 रुपये का आता है और ओएमआर सीट्स के माध्यम से आपको भरना है। बाकी हम आप लोगों को मॉर्निंग में प्रश्नों का जो उत्तर है, आंसर, वो बता देंगे। मिलते हैं आप सभी से। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिएगा।